हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी। चलो फ्रेंड्स, तो आज हम अब आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 115 तक हम कर चुके थे, 116 से स्टार्ट करते हैं। सूची 1 में दिए गए जीवों को सूची 2 में दिए गए उसके बीमारी फैलाने के साधन से मिलाइए। तो सूची 1 में टीनिया सोलिया हमारे किसके लिए वो है? टीनिया सोलिया है हमारे जो सुअर है, क्या इसमें संक्रमित सुअर का मांस। टीनिया सोलियम संक्रमित सुअर का मांस। एस्केरिस लैम्ब्रियोकॉयड्स ये मनुष्य भोजन व जल कैसे होती है? मनुष्य भोजन व जल्स। फिर आती है हमारा थ्रेड वॉर्म ये होती है मनुष्य के मल। थ्रेड वॉर्म मनुष्य के मल में सॉरी कहाँ है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ? मनुष्य के मल से कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ। क्लास्ट्रीडियम वाट्यूलाइनम इसका होगा हमारा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। तो हमारा टीनिया सोलियम का होगा संक्रमित सुअर का मांस। एस्केरिस लैम्ब्रियोकॉयड्स मनुष्य व भोजन व जल। थ्रेडवॉर्म मनुष्य के मल में कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ। क्लास्ट्रीडियम वायुलाइनियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए का 3 संक्रमित सुअर का मांस, बी का 4 मनुष्य व भोजन व जल, सी का सेकंड मनुष्य के मल में कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ। ये सारे हमारे ऑप्शन हैं, ए का 3, बी का 4, सी का सेकंड, ए ऑप्शन इसका ए होगा। निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। दो विषरहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करना, नाइट्रोजीमीन की रचना में रुकावट डालना, फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। तो हमारा इसमें होगा कि क्रिया प्रणाली है विषरहित करने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करना। उसके बाद बी नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट डालना। सी फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना। क्या है? फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना। तो हमारा इसका ए बी सी हमारा आंसर होगा इसका ए बी सी। तो इसका हमारा होगा बी, आंसर होगा इसका हमारा बी, ए बी सी। नहीं, इसका ए बी सी नहीं होगा। ये क्या है सी में? नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट डालना, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करना, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना, फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली, विषरहित करने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करना, हाँ, नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट डालना, ठीक है, पाचन फ्री रेडिकल सॉरी इसका ये सी नहीं होगा, इसका होगा डी, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और निष्क्रिय करना, तो इसका आंसर होगा हमारा ए बी और डी, ए बी डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए जीवाणुओं को सूची 2 में उनके द्वारा होने वाली बीमारियों से सुमेलित करें। साल्मोनेला, तो साल्मोनेला है हमारा मियादी बुखार, किससे होगा ये? मियादी बुखार से। सिगेला हमारा लगेगा पेचिस। क्लास्ट्रीडियम लगेगा हमारा उल्टी व दस्त। टीलिया सोनियम
ये होगा हमारा टीनिया सोलियम, हमारा दिमाग में सिस्ट। देखो जो ये टीनिया सोलियम बीमारी है ना, ये एक तो ये है कि जो हमारा जो होता है ये सुअर के मांस से में होता है। ये सुअर का जो टीनिया सोलियम संक्रमित सुअर का मांस, उससे बीमारी, हमारे जितनी भी बीमारी होती है उससे हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं। ये हमने एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था। देखो देखो कहाँ पे, पीछे यहीं पे दे रखा है, टीनिया सोलियम मस्तिष्क में रसोली, और यहाँ पे क्या है, टीनिया सोलियम दिमाग में सिस्ट, वही है ना, तो सारे दिमाग से रिलेटेड टीनिया सोलियम। फिर हमारा ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, इसका होगा ये होगा हमारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव, स्नायु तंत्र पर प्रभाव। तो हमारा हो गया साल्मोनेला मियादी बुखार, ए का फर्स्ट का ई, और सिगेला का हो गया हमारा उल्टी पेचिस, सिगेला पेचिस एफ, सिगेला पेचिस एफ, क्लास्ट्रीडियम उल्टी व दस्त बी, इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। उल्टी और व दस्त नहीं, क्लास्ट्रीडियम उल्टी व दस्त, क्लास्ट्रीडियम उल्टी व दस्त ए, अच्छा थर्ड का ए, हाँ EFA, थर्ड का ए। टीनिया सोलियम दिमाग में सिस्ट बी, ठीक है, इसका हमारा ए होगा। साल्मोनेला मियादी बुखार, सिगिला पेचिस, क्लास्ट्रीडियम उल्टी व दस्त, टीनिया सोलियम दिमाग में सिस्ट, ट्रिचिनोला स्पाइरेलिस स्नायु तंत्र पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, निर्जलीकरण द्वारा, बर्फ जमाकर, या इन सभी के द्वारा। तो हमारा इन सभी के द्वारा हमारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अति सूक्ष्म जीवों को उबालकर, बर्फ में जमाकर, निर्जलीकरण के द्वारा आदि प्रकार से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। बर्फ में जमाकर खाद्य पदार्थों को उस ताप तक ठंडा किया जा कि वे बर्फ की तरह जम जाते हैं। उबालकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्लास्ट्रीडियम परिफ्रेजेंस, इसका होगा हमारा गैस्ट्राइटिस, कहाँ गया, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। फिर है हमारा एंटामीवा सिस्टोलिटिका, इसका होगा हमारा एमोबिक डिस्टेंसनरी, एमोबिक डिसेंटरी। फिर है हमारा सिगेला बैक्टीरियम, वैसिलरी डिसेंटरी। फिर हमारा कैम्पलोबैक्टर जैजुनी डायरिया। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए का 4, बी का 3, हाँ एमोबिक डिस्टेंसनरी, और सी का 1, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रेंड्स, आपको वीडियो से रिलेटेड या आपको सही से आवाज़ नहीं आ रही, दिख ना रही है, तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा और मैं उसको फिर आगे से ठीक कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता नशा उत्पन्न करता है? तो नंबर 1 स्टेफाइलोकोकस ऑरियल, ई कोलाई, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, या साल्मोनेला। तो हमारा जो नशा उत्पन्न करने वाला कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो ये है हमारा स्टेफाइलोकोकस
ऑरियल, स्टेफाइकोकस ऑरियल। और उसके बाद है हमारा क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, सी। तो ए और सी। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है। क्लास्ट्रीडियम बॉटुलाइन, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, एस्कारिस, लम्ब्रियोकोइडीज, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसका होगा हमारा क्लास्ट्रीडियम बॉटुलाइनम। और उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से खाद्य विषाक्तता होती है। क्लास्ट्रीडियम बॉटुलाइनम, ये सूक्ष्म जीव हमारे जो छोटे मैक्रो एंड माइक्रो, तो ये हमारे हैं माइक्रो। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटुलिज्म जिस मानव बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, रासायनिक टॉक्सिन। तो बॉटुलिज्म बैक्टीरियम टॉक्सिन। बॉटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक बैक्टीरियल टॉक्सिन का प्रकार है। क्या है? बैक्टीरियल टॉक्सिन का प्रकार है। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, उच्च तापमान, निम्न तापमान, भंडारण। सूक्ष्म जीवों का पैदा होने से खाद्य खराब होता है, विकृतीकरण होता है मतलब खराब होता है। भोजन भोज्य पदार्थों बाह्य दूषित तत्वों द्वारा संदूषित होते हैं। भोजन पकाने, सुरक्षित रखने, परोसने आदि में स्वच्छता संबंधी बातों की अपेक्षा करने से भोजन संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह भोजन के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया को संदूषण या खाद्य पदार्थ विकृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकती है? इरेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। तो इसका होगा हमारा इरेडिएशन। इरेडिएशन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकती है। बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है, मोल्ड, कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस। तो बासी ब्रेड में मोल्ड का असर होता है। मोल्ड क्या होता है देख लेते हैं एक बार। मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर जाल के समान छा जाते हैं। pH 7 इंगित करता है कि विलयन का पदार्थ है। क्षारीय, नमकीन, अम्लीय, उदासीन, न्यूट्रल। pH 7 इंगित करता है कि विलय उदासीन है। जल एक उदासीन विलय है जिसका pH होता है 7। अम्लीय विलय का pH 7 से कम और क्षारीय विलय का pH 7 से अधिक होता है। कोई चीज़ अम्लीय तो 7 से कम उसका pH होगा और ज़्यादा है तो उसका pH क्षारीय होगा। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? पेट से संबंधी, त्वचा से संबंधी, नेत्र संबंधी, कान संबंधी। तो ये त्वचा से संबंधी रोग फैलाता है। कवक फफूंदी हरित लवक रहित सकेंद्रीय थैलोफाइटा है। ये संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। इनके संक्रमण से सामान्यतः त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। इनसे होने वाली प्रमुख बीमारियां दमा, एथलीट फुट, खाज तथा दाद आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिस्सू, मच्छर, मक्खी, चूहे। तो जल तथा भोजन घरेलू मक्खी के कारण सर्वाधिक संक्रमित होता है। यह खाद्य पदार्थों एवं जल में आसानी से बैठ उन्हें संक्रमित कर देती है। घरेलू मक्खी रोग फैलाने में भी सर्वोपरि है। इसके द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुख रोग अतिसार, यहाँ अतिसार लिखा हुआ है, ये अतिसार होगा। अतिसार, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक कोढ़, अतिसार रोग, अतिसार आदि। भोजन को विषाक्त बनाने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी देख लेते हैं।
भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, जंगली कीट आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अपघटित कर देते हैं, जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ को विष या टॉक्सिन कहते हैं। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग तपेदिक, मोतीझरा, हैजा, काली खांसी। हैजा दूषित भोजन से क्या फैलता है? हैजा दूषित भोजन से फैलने वाला रोग हैजा है। हैजे को जीवाणु का नाम विभूरिया कालरा है। तपेदिक या क्षय रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस है। किससे? दूषित भोजन से। तपेदिक या क्षय रोग द्वारा फैलने वाला रोग, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी के रोगी को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। काली खांसी एक संक्रामक रोग है जो बचपन में बार बार होता है। इसके रोगाणु को होमोकिट्स पर्टुसिस वैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है डिप्थीरिया, हैजा, रिकेट्स, तपेदिक। दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से हैजा नामक रोग होगा। यह रोग दूषित भोज्य पदार्थों में मौजूद विब्रिया कवलरी नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु दूषित जल, भोजन व मक्खियों से तेजी से फैलता है। इससे पीड़ित रोगी को पतला दस्त या उल्टी होती है। उल्टी तथा दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है तथा हाथ व पैरों में ऐंठन होने लगती है। जबकि डिप्थीरिया तथा तपेदिक जीवाणु से होने वाले अन्य रोग तथा रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। रिकेट्स और ये तपेदिक जीवाणु विटामिन डी की कमी से या अन्य चीज़ों से, डिप्थीरिया तो होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में कौन सा जीवाणु भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ट, इनमें से सभी। बैक्टीरिया भोजन को नष्ट करता है। आहार को नष्ट करने वाला बाहरी कारकों में मुख्य बैक्टीरिया है। मोल्ड या यीस्ट ये अणुजीव या फफूंद के रूप में होते हैं। इसके समावेश से खाद्य सामग्री विकृत या नष्ट हो जाती है। किसी भी खाद्य सामग्री में इन तत्वों के समावेश से वह दोषपूर्ण हो जाती है तथा उसे आहार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म के कारण भोज्य विषाक्तता संचारित होती है। किसके कारण? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। निम्न से भोज्य अम्लीय भोजन पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेष डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, जो हमारा क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म, जहाँ भी ये सब दिख जाए तो समझ लो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ की बात हो रही है हमारी की। सेकंड, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। सी, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। डी, उपयुक्त। तो ये होगा हमारा एक। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म नामक बैक्टीरिया के कारण बाटुलिज्म नामक पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो 60 से 65% तक की मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसका बैक्टीरिया जीवाणु निम्न से माध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों से उत्पादित विषाक्त पदार्थों, विशेष डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों तथा क्रॉस कॉन्टामिनेशन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। विकिरण, धुएं द्वारा शुष्कीकरण, निसंक्रमीकरण इसका होगा हमारा डी, निसंक्रमीकरण खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने का ऐसा तरीका है जिसमें उच्च ताप पर जीवाणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना और साथ ही साथ खड़े हुए पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को धीमा करना सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन हैं? कांच, कागज, धातु, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से बांधने वाले रासायनिक पदार्थ उदासीन हैं, तो इसका होगा हमारा प्लास्टिक। निम्नलिखित में से प्लास्टिक बांधने वाले पदार्थ रासायनिक केमिकली रूप से उदासीन हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। ठीक है, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगी। जब देखो जी भोजन खराब हो जाएगा तो ए और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए और टू दोनों। देखो, भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणु पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब भोजन खराब हो जाएगा तो उसकी गुणवत्ता खुद ही कम हो जाएगी, तो ये भी ठीक बात है। नेक्स्ट आता है हमारा, अभी फूड एंड न्यूट्रिशन का ही टॉपिक है ये फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज, फॉस्फेटेज, एस्फोराइलेज, काइनेसिस। तो हमारा पूछ रहा है कि वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज। मानव शरीर में स्टार्च के एंजाइम एमाइलेज है। अग्नाशय में एमाइलेज होता है जिसे एमाइलेटिस भी कहते हैं। एमाइलेज स्टार्च को पूर्णतः डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में। ये क्या है? डाइसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, किसमिस, केवल 4, ये सभी। किसमिस, माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, किसमिस। तो इसके हमारे दे रखे हैं लैक्टोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, केसिन। तो इनमें से होगा केवल 4, ये सभी, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? इनमें से सुमेलित कीजिए। और हम इसमें से इनको किसको नहीं, इनमें से ये कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कोई भी इनमें से मैच नहीं करता। माल्टोज, माल्टेज, एमाइलेज, नो, इनमें से नहीं है कोई भी। सेपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। सेपेनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डैश डैश में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। सूक्ष्मजीव में, कवक, पादप प्रजातियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है पादप प्रजातियों में। सेपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। सेपेनिन्स जैव समाज के यौगिक का एक वर्ग है जो पौधों को साम्राज्य में विशेष रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से साबुन जैसे कॉमिंग द्वारा वर्णित ग्लाइकोसाइड होते हैं और नतीजतन वे जलीय घोल में हिलाए जाने पर कोम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन ड्रेस कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। 1 से 70%, 1 से 90%, 1 से 80%, 1 से 100%। तो इसका होगा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन डैश कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन है 1 से 80%। ग्लाइकोप्रोटीन 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक बायोलॉजिकली दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। माइकोपॉलीसैकेराइड डैश के साथ संयोजन में प्रोटोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। तो ये पाए जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। माइकोपॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा, कुष्ठ रोग। तो इससे होता है हमारा मोटापा।
कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम मोटापा होता है। दैनिक आहार में कार्बोज की मात्रा अधिक लेने से मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फैक्ट्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फैक्टोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ा जाता है? तो लैक्टोज को हमारा तोड़ा जाता है हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर हमारा लैक्टोज बनता है। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ा गैलेक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोज। हाँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं लैक्टोज। इसे दूध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय भैंस तथा बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% होती है, जबकि गाय के दूध में 4 से 5% तक होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण होता है। लैक्टोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का उद्विच्छेदन हो जाता है हाइड्रोलिसिस तथा एक अणु ग्लूकोज एवं एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है, जैसे लैक्टोज प्लस जलीय लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव। इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। उसके बाद है हमारा इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो इसका हमारा इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लूकोज निर्माण की दर को घटाना है नहीं। इसका होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लाइकोजन के रूप को घटाना है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम है। एराथ्रोडेक्साइट्रिन, आइसोमाल्टोन, बाइल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्साट्रिन, साल्ब्यूल स्टार्च। तो इसका हमारा सही क्रम है टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का सही क्रम। तो सबसे पहले आएगा हमारा ब्राइल्ड स्टार्च तीसरा, इसमें दे रखा है थर्ड। फिर आएगा हमारा बी में सॉल्यूबल स्टार्च 5। हाँ, फिर है हमारा सॉल्यूबल स्टार्च। फिर आएगा हमारा वन पे है हमारा वन पे कौन सा हमारा इराथ्रोडेक्साट्रिन। फिर आएगा हमारा 4 पे हमारा एक्रोडेक्साट्रिन 2 आइसोमाल्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय। तो हमारा यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत और मांसपेशियों में होता है। ग्लाइकोजन की उपस्थिति में युक्त विषैले हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वास्थ्य बनाए रखना। में से कोई नहीं। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। हमारे शरीर में कार्बोज के कार्य इस प्रकार हैं। शरीर ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर में कार्बोज का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हर क्षण ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का भंडारण, रासायनिक ढांचा या प्रदान करना, लैक्टोज द्वारा उपलब्ध गैलेक्टोज, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में आदि। तो कार्बोज का कार्य है, प्रोटीन को, हाँ बता दिया ना प्रोटीन को उससे कार्य। तो ये इसके कार्य थे। स्टार्च है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोम।
तो इसका होगा हमारा सी, पॉलीसैकेराइड। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम कल करेंगे पीएम को। फ्रेंड्स हमको अब ये वीडियो थोड़ी लंबी लंबी करनी पड़ेंगी, वरना ऐसे ये हमारी 50 डेज़ में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कम से कम हमको, चलो यार अब अभी फिर भी और थोड़ा कर ही लेते हैं, अभी नहीं समाप्त कर रहे हैं, और थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। स्टार्च है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ड्राईसेकेराइड, मोम। तो स्टार्च क्या है हमारा? पॉलीसेकेराइड, जो कि हमारे शरीर में आसानी से नहीं पच पाता। ये हमारे मल यानी कि जो हमारे मल को सॉफ्ट करने में स्टार्च यानी कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। पॉलीसेकेराइड में 3 या 3 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ होती हैं। मुख्य पॉलीसेकेराइड्स है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आदि। स्टार्च मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है, जैसे चावल, जौ, रागी, बाजरा, जड़ वाली सब्जियां, सूखे बीज आदि। पर्याय इसे फलों की नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रैक्टोज को, गैलेक्टोज को, सुक्रोज को, ग्लूकोज को। तो हमारा फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। और सबसे फ्रेंड्स जितनी भी हमारी ये सारी शर्करा होती हैं, सबसे ज़्यादा मीठी जो हमारी शर्करा होती है वो फ्रैक्टोज ही होती है। सबसे मीठी शर्करा होती है हमारी फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डैश ऊर्जा प्रदान करता है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। इसका होगा हमारा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संगठन से बनती है और इसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो ग्लूकोज 6PO4 ट्रायोस फॉस्फेट, फ्रैक्टोज 1 से 6 बाइफॉस्फेट, ग्लाइकोजन, फॉस्फोइनोल, पाइरूवेट, ग्लूकोज 1PO4। तो इसका हमारा होगा, हमें ये लगाना है सही क्रम में। ग्लाइकोजन पहले पे आएगा हमारा ग्लाइकोजन। तो हमारे यहाँ पे 4 कहाँ पे है भाई, ये दे रखा है हमारा 4 ग्लाइकोजन, इस बार इन दोनों में दे रखा है ये। फिर आएगा हमारा ग्लूकोज 1PO4, ग्लूकोज 1PO4 सबसे लास्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हमारा आएगा 1 ग्लूकोज 6PO4, फिर आएगा हमारा थर्ड फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसके बाद सेकंड ट्रायोस फॉस्फेट, फिफ्थ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट पाइरूवेट। कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही क्रम है ये। देखो यहाँ भी दे रखा है कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही क्रम। ग्लाइकोजन, फिर ग्लूकोज 1PO4, ग्लूकोज 6PO4, फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ये हमारा फ्रेंड्स लैक्टोज होगा, क्योंकि एक नवजात शिशु सिर्फ माँ का दूध पीता है, वो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड होता है और माँ के दूध में लैक्टोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। यह भोज्य पदार्थ दूध में पाया जाता है। दूध से कुछ पदार्थ तो पूर्णतः घुलित अवस्था में रहते हैं तथा कुछ कोलेमंडल एवं कुछ पायस अवस्था में विद्यमान होते हैं। दूध में से न्यूनाधिक मात्रा में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तथा विटामिन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भित
भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचक कहलाता है। फल, दूध, वनस्पति, ग्लाइसेमिक। डी, इसका होगा हमारा डी, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ग्लाइसेमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। हमारी घरेलू शर्करा क्या है? चीनी। हमारी चीनी किससे बनती है? सुक्रोज से। तो हमारी सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए सर्वाधिक के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। सुक्रोज जल में घुलनशील है। यह रवे के रूप में मिलता है। इसे औद्योगिक विधि से वृहत स्तर पर बनाया जाता है। पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज ग्लूकोज फ्रैक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल जाता है पाचन क्रिया के उपरांत। सुक्रोज को गन्ने की शक्कर या शर्करा अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। किसको? सुक्रोज को, क्योंकि सुक्रोज हमारा किससे तैयार होता है? गन्ने से। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, वसा। तो सो सिंपल, पॉलीसेकेराइड क्या है? इनमें से पॉलीसेकेराइड सिर्फ स्टार्च ही है जो आसानी से हम नहीं पचा सकते, और वो भी पौधों में स्टार्च पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सूत्र देख लो, कभी कभी आ जाता है C6H10O6N होता है। स्टार्च साधारण रूप से डैश में टूटता है, मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो स्टार्च छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले आएगा हमारा ग्लाइकोजन। क्या दे रखा है इसमें? हमारी है क्या क्या? ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट, पायरूवेट। तो इसको हमें अभी पीछे भी लगाया था, तो हम इसको सबसे पहले क्या लगाया था हमने पीछे भी, ये हम इसमें पहले लगाएंगे ग्लाइकोजन। उसके बाद आ जाएगा हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट पहले थर्ड, उसके बाद ग्लूकोज 1, फिर आएगा हमारा 1, फिर आएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। थर्ड वन सेकेंड, पहले पे थर्ड, फिर हमारा 1, फिर हमारा सेकेंड, उसके बाद है हमारा 4 पे क्या दे रखा है हमारा? 4 पे आएगा हमारा ये फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट, और फिर उसके बाद हमारा आएगा लास्ट पायरूवेट। क्या आएगा? पायरूवेट। तो इसका हमारा होगा आंसर बी। क्या होगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है एमाइलेज। सिंपल, स्टार्च जंतु खनिज अम्लों की उपस्थिति में उद्वा विच्छेदित होकर ग्लूकोज प्रदान करता है। पाचन क्रिया में लार में टाइलिन एंजाइम तथा पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रीन में बाद में माल्टोज बदल जाता है। माल्टोज बाद में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज बाद में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्टार्च का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज है। स्टार्च, टाइलिन इन स्लाइवा, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च, एमाइलेज, इंटेस्टाइन, डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज। यहाँ पे जाके स्टार्च जो यहाँ पे होता है स्लाइवा में, और टाइलिन के साथ क्रिया करके डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। स्टार्च एमाइलेज के साथ क्रिया करके इंस्टेंटाइन में हमारा डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में बदल जाता है। माल्टेज के साथ क्रिया करके जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। ग्लाइयोजेनिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। जेनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। यूडीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
ग्लूकोज, ग्लूकोज, फॉस्फेट। तो हमारा सबसे पहले आएगा हमारा ग्लूकोज। कहाँ है थर्ड? ग्लूकोज पहले आएगा हमारा ग्लूकोज। थर्ड तो हमारा बस बी में ही दे रखा है। बस अब हमको यहीं से पता चल गया हमारा, हमने ये वाला कीवर्ड पकड़ लिया, पता चल गया। पहले आएगा हमारा ग्लूकोज, उसके बाद आएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद हमारा ग्लूकोज फॉस्फेट, फिर आएगा UDP ग्लूकोज। स्टार्च है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमें 3 या 3 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाई होती है। मुख्य पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आदि। स्टार्च युक्त वनस्पति जगत में पाया जाता है, जैसे चावल, जौ, रागी, बाजरा, जड़ वाली सब्जियां, सूखे बीज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च निम्न है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोम। सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया। ये पूछा है हमारा GIC में, और ये भी GIC में ही पूछा गया है। ये 15 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमारा 13 में पूछा गया है। तो ये हमारा आएगा स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। भोजन में नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है: वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। कार्बोज, हमारा भोजन सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोज से मिलती है, 85 से 90% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथों में एंजाइम पाचन करते हैं: वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का। कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों में एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लार का मुख्य कार्य मुंह की झिल्ली और जीभ को गीला करना है, ताकि हमें बोलने में असुविधा न हो। लार में उपस्थित एमाइलेज नामक एक एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। हमारे मुंह में लार 3 लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला, जो कि सबसे बड़ा होता है, पैराइटल ग्रंथि। दूसरा, सबमैग्डुलर ग्रंथि। तीसरा, सबलिंगुअल ग्रंथि। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। उपयुक्त शरीर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है। हमारे वसा में 9 किलो कैलोरी पाई जाती है, और हमारी प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। शरीर की तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को देखो, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। अपने छोटे आकार की वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिससे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट फलों में फ्रैक्टोज के रूप में दूध में लैक्टोज के रूप में, और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में: विकारी खाद्य, अर्धविकारी खाद्य, गैर विकारी खाद्य, सुविधाजनक विकारी खाद्य। गैर विकारी खाद्य। शर्करा को गैर विकारी खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल शर्करा, दूध शर्करा, और जवा शर्करा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। कार्बोहाइड्रेट का। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इसी परिप्रेक्ष्य में दूध पूर्ण आहार है, जिसे कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा 3.7%, प्रोटीन 3.5%, लवण 1.0% तथा जल 87.0% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, सॉरी फ्रेंड, कसैलापन और खनिज। बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन। बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रान सामान्य रूप से गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके में पाया जाता है। इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा मिलती है। मशीनों द्वारा निकाले गए छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्यतः पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस रूप में बदल देता है? मड में, एंजाइम में, सेलुलोज में, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन के रूप में।
जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे यकृत में किस रूप में वो होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ही तो एकत्रित होता है हमारा ये, तो हमारे इसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो शर्करा शोषित की जाती है उसकी अतिरिक्त मात्रा को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचरित कर लेता है। इस संचरित ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर पुनः शर्करा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इस रूप में शरीर के रक्त में मिला दिया जाता है। शर्करा के अतिरिक्त लोहा तथा तांबा नामक खनिज लवणों एवं विभिन्न विटामिन को भी यकृत संचरित रखता है। तांबे को और खनिज लवणों को भी, लोहा तथा तांबे को। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पकवास से, ड्यूडेनम से, आंतों से। तो हमारा मनुष्य का जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन एंजाइम का नाम है? लाइपेज, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन। टाइलिन। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार का योगदान महत्वपूर्ण है। लार में विद्यमान खमीर टाइलिन भोजन में पाए जाने वाले श्वेतसार के पाचन में भी योगदान देता है। इससे श्वेतसार के पाचन की क्रिया सुचारू रूप से तथा शीघ्र ही पूरी हो जाती है। यही कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका होगा हमारा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि 1 ग्राम कैलोरी में कितना वो होता है 4, तो हमारा इसमें 2.5 से। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सामान्यतः ऊर्जा उत्पन्न करना हेतु कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 की कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। सभी प्रकार की शर्करा का सबसे सरलतम रूप क्या है हमारा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज को भी हाँ ये देख लिए, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज है। यह कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्यतः मानव के 100 मिलीलीटर रक्त की में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज को भी कहते हैं। एंजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, इनमें से कोई नहीं। तो एमाइलेज को कहते हैं, एमाइलेज को टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन। टाइलिन भी कहते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एमाइलेज एवं माल्टोज। टाइलिन भोजन में उपस्थित मर्द शर्करा को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम होता है 4 कैलोरीज, 7 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 9 कैलोरीज। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरीज देता है। ये हमने पिछले में कई बार पढ़ लिया। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। तो खमीरीकरण हमारी पाचनशीलता बढ़ाती है, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजीन एनालिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोसिस। तो इसका ये हमारी कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, उपयुक्त सभी। तो पॉलीसैकेराइड से आती है हमारी, हाँ स्टार्च भी होता है, पैक्टिन और ग्लाइकोजन, सारी हमारी पौधों में ये पॉलीसैकेराइड ही हैं। पॉलीसैकेराइड प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। यह विशाल आकार के अणु हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते। इनके 3 प्रमुख प्रकार स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज ग्लूकोज से बने होते हैं। पैक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो खट्टे फलों, अमरूद, सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोटीन। अब हम प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब देखेंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। ऊतकों के एवं रखरखाव, वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, पृथक्करीकरण के रूप में कार्य, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्व का संवहन। तो इसका हमारा होगा ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव ये किसका काम है? प्रोटीन का काम है। उसके बाद बैक्टीरिया का नहीं, ये नहीं। पृथक के रूप में कार्य करना नहीं। समुचित पीएच का रखरखाव ये हमारे प्रोटीन का काम है। और उसके बाद पोषक तत्वों का संवहन भी हमारे प्रोटीन का काम। मानव शरीर में प्रोटीन के कारण निम्नलिखित हैं। ऊतकों में वृद्धि एवं रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। तो इसका होगा ADE और आंसर डी। सूची 1 में दिए गए पोषक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उनके अभाव के लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। पोषक तत्व और अभाव के लक्षण कि इनमें किस किस चीज़ का क्या अभाव होता है। प्रोटीन, विटामिन ए, थायमीन, नाइसिन, कैल्शियम, टैक्कीकार्डिया, ग्लाइसाइटिस, बालों का डिसपिगमेंटेशन, रिकेटिक रोजरी, पॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, काइलोनीसिया। तो हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारा बालों के पिगमेंटेशन के लिए किसके अभाव का लक्षण है? हमारा बालों के पिगमेंटेशन। तीसरा दूसरा है हमारा प्रोटीन ए फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, है ना, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। बी का 5 कहाँ है? पहले का हमारा 3rd था, बी का 5। अच्छा, यहाँ दोनों में ही बी का 5 दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा थायमीन। तो थायमीन हमारा ट्रैकीकार्डिया 1। किसका 1? सी का 1। एक का था हमारा ए का 3rd, बी का 5, सी का 1। सी का 1 किस में दे रखा हमारा? सी में। इसका हमारा होगा सी। अब चलो इसको हम एक बार नीचे देख लेते हैं। प्रोटीन बालों का डिसपिगमेंटेशन, विटामिन ए, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, थायमीन, ट्रैकीकार्डिया, नाइसिन, ग्लाइसाइटिस, कैल्शियम, काइलोनीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है आर्जिनिन, एलामिन, ल्यूसीन, वैलिन। अर्ध आवश्यक आर्जिनिन अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरियल अम्ल एक है। वसा अम्ल, लिपिड, प्यूरेन, लाइपोसोम। क्या पूछ रहा है? यूरियन अम्ल है। यूरियन एसिड एक यूरियन है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। यूरियन अम्ल एक यूरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिस्टोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। 8 कैलिस्टोनिन 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? डोपामाइन मिथ्योनाइन, हिस्टीन, डायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो हमारे मिथ्योनिन द्वारा संश्लेषित किया जाता है डोपामाइन निम्नलिखित में से मिथ्योनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के विभिन्न संयोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या 1500 ग्राम।
तो 700 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित प्रोटीन है 700 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। प्रोटीन गर्भकाल में एक गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण, गर्भिणी के शरीर के ऊतकों, टूट फूट की मरम्मत एवं नए तंतुओं के निर्माण हेतु प्रोटीन की नितांत आवश्यकता होती है। नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। असंगत, असंबंधित, गलत, सही। तो ये है हमारा सही। क्या है हमारे सारे सही हैं हमारे। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। हाँ ठीक बात है, प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रूप में है। प्रोलाइन आवश्यक, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल है। प्रोलाइन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश है। अंतरूपी, बाहरूपी, अंतरूपी, बाहरूपी, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा होगा बहुलक। इसका होगा हमारा बहुलक। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रूप में है। हाँ ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वासियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन आ जाती है। अभिकथन। कारण होगा वृक्क सोडियम को बाहर निकलने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो ये सत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए सत्य है और आर असत्य है। तो ये होगा ए सत्य है परंतु आर नहीं, सॉरी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्वासियोरकर में बालक में निचले हिस्से में सूजन नहीं आती। इस पे इसके पैर भी अजीब से हो जाते हैं, मतलब पूरे में स्वेलिंग आ जाती है उसके चेहरे वगैरह। वृक्क सोडियम को बाहर निकलने में असमर्थ रहती है। हाँ, अतः जल पुनः संग्रहित होता जाता है। हाँ, उसमें क्योंकि उसमें जलीय सूजन आ जाती है, उसमें जल की मात्रा उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वासियोरकर 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है। शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्तवाही में एल्बुमिन की कमी, नमक एवं जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है और हाथ पैर मोटे एवं हो जाते हैं और फूल जाते हैं। अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। अल्पता रोग तथा लक्षण और पोषण के साथ मिलाइए। सूची 1, सूची 2। पैलेग्रा, बेरीबेरी, कोएलोनेकिया, जेरोफ्थलीमिया। तो पैलेग्रा होता है हमारा लक्षण पोषण का नाइसिन। पैलेग्रा नाइसिन। बेरीबेरी थायमीन। पैलेग्रा नाइसिन, बेरीबेरी थायमीन। पहले का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड सी, और किसी में ना है अभी। बेरीबेरी थायमीन, बी का सी ही होगा इसका। बाकी हमारा जो 5 ऑप्शन है वो किसी में नहीं दे रखा। चलो इसका हम आगे देख लेते हैं। पैलेग्रा नाइसिन, बेरीबेरी थायमीन, कोएलोनेकिया, लोहा, जीरोफ्थेलीमिया, रेटिना संबंधित। रेटिना संबंधित हमारी आँख से संबंधित बीमारी है। बेरीबेरी हमारी थायमीन, क्योंकि हम बेरीबेरी हमारा बी की कमी से होता है और बी उनको हम थायमीन नाम से जाना जाता है। पैलेग्रा नाइसिन। जेल डाले विधि द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम है। नमूनों को सुखाना और तौलना। आस1 H2SO4 के साथ पाचन, ट्राइटेशन। तो इसमें हमारा सबसे पहला है जेलाडे विधि द्वारा प्रोटीन का सही क्रम। नमूनों को सुखाना और तलना। सबसे पहले नमूनों को सुखाना और तलना। फिर आएगा हमारा ट्राइटेशन। क्या आएगा, ट्राइट्रेशन। फिर हमारा H2SO4। इसके बाद आएगा हमारा H2SO4, उसके बाद आश1। तो सबसे पहले फर्स्ट, पहला पहले पे रहेगा। उसके बाद 4 हमारा 1, 4, 3, 2। ठीक है, इसका ए क्वेश्चन आंसर होगा इसका, सॉरी, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, सही, गलत, असंगत, संबंधित? सही है, लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, सही। वृद्धि का अभाव, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तित, यह सारे इसके लक्षण हैं। पीईएम की कमी, फ्लोरोसिस, क्वासियोरकर, सूखा रोग। तो इसका होगा हमारा क्वासियोरकर। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, हाँ, क्योंकि क्वासियोरकर में हमारी वृद्धि रुक जाती है और बच्चों में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और ये उसमें 1 से 4 साल के बच्चों में अधिकतर होता है क्वासियोरकर। ये वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे क्वासियोरकर के लक्षण है। क्वासियोरकर 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा, कैलोरी की कमी नहीं होती। यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किया जाता है? टाइपेटाइड, ट्राइपेप्टाइड, अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड? प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किया जाता है? एमिनो एसिड्स। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से अमीनो एसिड्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ बिल्डिंग कहते हैं। प्रोटीन का आधारीय स्तंभ किसको बोलते हैं? अमीनो अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़ी हुई और अम्मोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन्स, स्टार्च, लिपिड्स, विटामिन्स। तो इसमें हमारा क्या पचाया जाता है? सड़ी हुई अम्मोनिया जैसी गंधक उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया द्वारा भोजन को कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? कब्ज को रोकती है, हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, ऊतकों की मरम्मत करती है। तो इसका हमारा होगा ऊतकों की मरम्मत करती है। प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत करती है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर से प्रकाश को अवशोषित करता है? तो ये कैथेपिस, रोडोप्सिन, कॉर्निया, कैसीन। तो ये इसका होगा हमारा रेडोप्सिन। रेडोप्सिन प्रोटीन की आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आंखों में पहुंचती हैं और कॉर्निया पारदर्शक द्रव्य, पुतली तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव्य में से गुजरकर दृष्टिपटल पर केंद्रित होती है, किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, जहां उनका स्पष्टीकरण होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूसीन, एलानिन, वैलिन, आर्जिनिन। तो इसका बी, एलानिन का अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलाइन। तो इसका होगा हमारा आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, लाइसिन, एस्पार्जिनिन, लाइसिन। तो हमारा होगा हमारा लाइसिन। निम्न आवश्यक क्या है हमारा? लाइसिन। लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता, अतः इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 20 में से 10 अमीनो अम्लों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भोजन पर निर्भर करना पड़ता है, अतः इन 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा गया है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती हैं।
नेक्स्ट, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। वैलिन, ट्राइप्टोफैन, मैथ्योनिन, टायरोसिन। तो ट्राइप्टोफैन इसका होगा हमारा सी। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्राइप्टोफैन। ट्राइप्टोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। मनुष्य के शरीर की प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इनमें से कई अमीनो अम्लों का संश्लेषण शरीर के भीतर अन्य अमीनो अम्लों या सरल पूर्ववर्ती इकाइयों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जेल्डाल विधि, फिनोल फ्लूरिक एसिड विधि, सेक्सलेट विधि। उपरोक्त में से कोई नहीं। जेल्डाल विधि। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? जेल्डाल विधि। प्रोटीन संश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि जेल्डाल विधि है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के तीनों कार्यों का पूरा करता है। नंबर 1, शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का नवनिर्माण तथा मरम्मत व रखरखाव। 2, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित कर रखना। व 3, अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होना। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, दाल की प्रोटीन, जेलेटिन या अंडा की प्रोटीन? जेलेटिन। जेलेटिन हमारी अपूर्ण प्रोटीन है। निम्न में से जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस एवं सल्फर की भी अल्प मात्रा होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? 60%। प्रोटीन में हमारे 60% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? पेलेग्रा, स्कर्बी, ओडिमा या ऑस्टियोमालेशिया। शिशु में पानी को जमा होने को ओडिमा कहते हैं। नेक्स्ट, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन। इनमें से कोई नहीं। गेहूं में पाया जाता है हमारा ग्लूटीन। ग्लूटीन 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। नंबर 1 ग्लूटेनिन, 2 ग्लाइडिन। ग्लूटेनिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरोसिस, कोबाल्ट। इसका होगा हमारा क्रोमियम। इसका वो देख लेते हैं, चलो। क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल के हुए पौधों में ज्ञात हुआ है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन्स का होता है। क्रोमियम कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। मैरास्मस, क्वाशियोरकर, रतौंधी, स्कर्बी। क्वाशियोरकर हमारे प्रोटीन की कमी से होता है, वो भी 1 से 4 साल के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। क्वाशियोरकर का पता हमारा 1935 में सिसिली विलियम ने लगाया था। यह एक अफ्रीकी शब्द है। क्या है ये? एक अफ्रीकी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 4 से 7%, 14 से 20%, 20 से 25% या 26 से 28%। इसमें वो हमारा 16% होता है। 16 हमारा इसमें दिया नहीं है तो इसमें हम लगाएंगे बी, 14 से 20%। कितना होता है हमारा? 14 से 20%।
प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है: शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का नवनिर्माण आदि, मरम्मत व रखरखाव, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना, अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होना आदि। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। रासायनिक संगठन: प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, H2O और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। शरीर में इसकी मात्रा 14 से 20%, 16% होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन: अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं का कारण, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये भी अभिकथन और कारण वाला। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेलार्ड विधि में उपयोग में ली जाती है। कारण, सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। इसमें हमारा ए सही है व आर गलत है। इसका भी कथन सी, प्रोटीन की मात्रा में विश्लेषण के लिए माइक्रोजेलार्ड विधि में उपयोग में ली जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन की विश्लेषण की कारण सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा का परिगणना की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। डबल रोटी, चीज़, पनीर, मक्खन, उबला हुआ अंडा। तो सबसे पहले आएगा हमारा उबला हुआ अंडा। किसकी घटती हुई मात्रा में पूछी? अच्छा उसने उबला हुआ अंडा कौन सा हमारा 4 कहाँ पे आएगा? हमारा 4 इधर दे रखा है। इसके जो ऑप्शन है पहले आएगा हमारा यहाँ पे उबला हुआ अंडा, 4 डी में दे रखा है। और उसके बाद आएगा हमारा चीज़ पनीर सेकंड यहाँ दे रखा। फिर आएगा हमारा 1 डबल रोटी और उसके बाद मक्खन, ऑप्शन नंबर डी। उबला हुआ अंडा, चीज़, पनीर, डबल रोटी, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाए। मुर्गी का अंडा, बादाम, सफ़ेद डबल रोटी, राजमा और भैंस का दूध। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले भैंस का दूध, बढ़ती हुई प्रोटीन लगानी है आपके हमें। भैंस का दूध 5, हमारा 2 में दे रखा 5। उसके बाद आएगा हमारा सफ़ेद डबल रोटी थर्ड, 5 थर्ड। फिर आएगा हमारा 1 मुर्गी का अंडा। उसके बाद आएगा हमारा राजमा और उसके बाद आएगा हमारा फिर बादाम, बी कैसा होएगा? नहीं बी नहीं है। पहले आएगा हमारा क्या आया था? पहले भैंस का दूध आया था, फिर हमारा सफ़ेद डबल रोटी आई थी, फिर हमारा मुर्गी का अंडा आएगा, क्योंकि उस अंडे में हमारे वो होता है प्रोटीन के आधार बढ़ते हुए इसमें लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुर्गी का अंडा आएगा पहले हमारा, मुर्गी का अंडा। उसके बाद आएगा फिर हमारा बादाम और उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा, बाद में आएगा हमारा राजमा। हाँ पहले भैंस का दूध, सफ़ेद डबल रोटी, मुर्गी का अंडा, बादाम और राजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है 68 ग्राम प्रतिदिन, 78 ग्राम प्रतिदिन, 55 ग्राम प्रतिदिन, 74 ग्राम प्रतिदिन। तो हमारी जो धात्री मात्रा ICMR 2010 में 74 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक अम्लों में शामिल है। आवश्यक वशीय अम्लों में शामिल है स्टीरिक अम्ल और ओलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, पाल्मर्टिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ये हमारा होगा लास्ट। आवश्यक अमीनो अम्ल में शामिल है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम पहले एक बार फ्रेंड्स इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक क्वेश्चन है, शिशु बालक, किशोर बालक बालिकाओं, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। वृद्धि में भी प्रोटीन की मांग बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलने पर मारेस्मस, सूजन, क्वाशियोरकर, रक्त अल्पता, बुखार आदि स्थिति में भी प्रोटीन की मांग बढ़ती है। सन 1923 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के पोषण विशेषज्ञों न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट ग्रुप ने धात्री माता 6 से 0
माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICM 2010 के अनुसार 74 ग्राम प्रतिदिन है। शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की पूर्ति हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि अनाज एवं दालों को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो सके। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था। हमारा इसका था ऑप्शन नंबर डी, लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। आवश्यक अविसा अम्लों में लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलेनिक अम्ल पोषण की वृद्धि से अत्यंत आवश्यक है। तेलों में बहुतायत में मिलता है। लिनोलेनिक अम्ल रक्तवाहिनियों को अर्ध परागैमी बनाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को नियंत्रित करता है। हमारा लिनोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वीडियो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण। बी आवश्यक। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल सका है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेने आवश्यक होता है क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाती है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इनकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है क्योंकि शरीर में ना तो नए कोशिकाओं का निर्माण ही हो पाता है और न ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश प्राकृतिक बहुलक है। विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो हमारा प्रोटीन। हाँ, प्राकृतिक बहुलक। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। वृद्धि और विकास के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलिन, एलानिन, वैलिन। हमारा सल्फर युक्त, सल्फर हमारा पाया जाता है मिथ्योनिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथ्योनिन में और हमारे उसमें क्या बोलते हैं, एक और हमारा मिथ्योनिन एसिड में प्रोटीन युक्त है मिथ्योनिन जिसमें हमारा सल्फर पाया जाता है। अधिकांश तथा पोषण सारणी में जाता है। अमीनो एसिड जीवन को तो बनाए रखते हैं परंतु शारीरिक वृद्धि में विकास में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ट्रिप्टोफैन में भी हमारा सल्फर युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट, अस्थि मज्जा में स्टेनेबुल आयरन का घटना, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लोहा भंडारण का निःशेषण। तो इसमें हमारा आएगा सबसे हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट। हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट थर्ड, और किसी में दे भी नहीं रखा थर्ड। उसके बाद हमारे शरीर में आरक्षित लोहा भंडारण का निःसंश्लेषण, ये हो गया हमारा सेकेंड। उसके बाद आएगा हमारे अस्थि मज्जा में स्टेनेबुल आयरन का घटना सेकेंड। उसके बाद सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सूजी, मूंग की दाल, हरी मटर, शकरकंद। तो प्रोटीन की हमारी क्रम में कौन सी मात्रा पूछी, घटती हुई। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल सेकेंड ये मूंग की दाल। उसके बाद आएगा हमारा हरी मटर। उसके बाद सूजी। उसके बाद शकरकंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन एक क्वासियोकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। कारण गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। ए तथा आर दोनों सही हैं क्योंकि टांग एडिमा हो जाती है, सूज जाती है और ये गुर्दे हमारे जब सही काम नहीं करते उसमें से वो हमारा उत्सर्जित नहीं होता यूरिन, तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। लाइसिन, मिथ्योनिन, एलानिन, फिनाइल एलिनिन। तो
तो इसमें है एलानिन, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलिन, एलानिन ये हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और एलानिन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वसीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। लिनोलिक एसिड, वाई लिनोलिक एसिड, एकोसेपेनेटिक एसिड, ओलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। तो ये पहले आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा ओलिक एसिड, डी, जीरा डी ओलिक एसिड। उसके बाद लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। फिर आएगा हमारा ए, हमारा ऑप्शन इसका होगा बी, ए। उसके बाद आएगा हमारा वाई लिनोलिक एसिड, लेनिक एसिड। फिर आएगा हमारा इकोसेप्टेनिक एसिड। नहीं, एराकिडोनिक एसिड, इकोसेप्टेनिक एसिड, ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी, ए ओलिक एसिड। कहाँ गया भाई, हाँ पहले हमारा आया था ओलिक एसिड, डी आया था हमारा। फिर आया था हमारा कौन सा, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये रहा ए का दे रखा है हमारा, डी का ए। फिर उसके बाद आया था हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट। फिर आया हमारा ई, एराकिडोनिक एसिड, बिल्कुल ठीक। और फिर है हमारा सी, हाँ ये आएगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा इसका हमारा बी, यहाँ पे इन्होंने डी दे रखा है, इसका हमारा बी होगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड हैं, आइसोल्यूसिन, एलिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन। आवश्यक अमीनो एसिड्स, तो हमारा आइसोल्यूसिन आवश्यक, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये तीनों हमारे आवश्यक हैं और आर्जिनिन और एलिनिन हमारे अनावश्यक हैं। तो इसीलिए चलो इसके फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 10 का निर्माण हमारी बॉडी में होता है, जिसे अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती तथा 10 का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है भोजन के माध्यम से, जिसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। 10 आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड इस प्रकार से आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फैबिलेनालिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टडीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, वैलिनिन। ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन, इनमें हमारे सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, सेरिन, एलानिन। कौन से पूछा है इसने, आवश्यक। तो आवश्यक है हमारा ट्रिप्टोफैन, कहाँ गया, ट्रिप्टोफैन आवश्यक है हमारा। वैलिनिन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ए बी सी डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए ही होगा। चलो तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और हम कल नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।